कई साल पहले एक खेत में जानवरों को बिना भोजन के छोड़ दिया गया था। लाल मुर्गी ने खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए पूरा खेत घूमने का फैसला किया। वो पहले गाय के पास गई। क्या तुम खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए मेरे साथ आओगी? नहीं, मैं नहीं आ सकती। बहुत गर्मी है, मुझसे चला नहीं जाएगा। तब वो सुअर के पास चली गई। क्या तुम मुझे भोजन खोजने में मदद करोगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता। यहाँ बहुत गर्मी है, मुझसे तो हिला भी नहीं जाएगा। बाद में कुत्ते के पास गई। क्या तुम मेरी भोजन खोजने में मदद करोगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता। यहाँ बहुत गर्मी है, मैं तो चल भी नहीं सकता। और अंत में बतख के पास गई। क्या तुम खाना ढूंढने के लिए मेरे साथ आओगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता। बहुत गर्मी है, मैं पानी से बाहर ही नहीं निकल सकता। जब कोई भी उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ, मुर्गी ने खुद ही खेत छोड़ने का फैसला किया। चलते चलते उसने जमीन पर कुछ गेहूं के दाने पाए। वो बहुत खुश हो गई। वो खेत में लौट आई। उसने गेहूं के दाने बोने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। गाय, देखो, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं। क्या तुम बोने में मदद करोगी? नहीं, मैंने पहले ही तुम्हें बताया, बहुत गर्मी है। मुर्गी सुअर के पास गई। सुअर, देखो, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं। क्या तुम बोना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता। इसके लिए मौसम बहुत गर्म है। वो कुत्ते के पास गई। दोस्त, मुझे गेहूं के दाने मिले हैं। मेरे साथ बोना चाहोगे? नहीं, बहुत गर्मी है। और अंत में वो बतख के पास गई। हे बतख, देखो, मुझे गेहूं के दाने मिले। तुम बोना चाहोगे? नहीं, इस गर्मी में मैं पानी से निकल ही नहीं सकता। ठीक है, मैं खुद ही बोऊंगी। जब उसने देखा कि उसकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता, तो उसने खुद ही दाने बोने का फैसला किया। हफ्ते गुजर गए। बरसात के दिन शुरू हो गए थे। बीज उग आया था, लेकिन बगीचे में उगी जंगली घास की सफाई करने की जरूरत थी। घास को साफ करने में मेरी मदद कौन करेगा? यह बहुत गंदा है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मैं तो कर ही नहीं सकता। मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। मैं गंदा हो जाऊंगा, नहीं कर सकता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो मैं खुद ही कर लूंगी। लाल मुर्गी ने अंकुर के बीच उगे जंगली घास को साफ करना शुरू कर दिया। गेहूं बढ़ने के कुछ समय बाद ही अब गेहूं की कटाई करने का समय था। मुर्गी उसके दोस्तों के पास गई और पूछा कि क्या वे फसल काटने में मदद करेंगे। गाय, गेहूं उग आया है, क्या फसल काटने में मदद करोगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती। सुअर, देखना चाहोगे कि गेहूं कैसा उगाया है? क्या तुम फसल काटने में मदद करोगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं करना है। मेरे दोस्त, गेहूं उगाया है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? कौन, मैं? बिल्कुल नहीं। हे बतख, गेहूं उगाया है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? बेशक मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसे अपने आप कर लूंगी। लाल मुर्गी ने देर रात तक काम किया। उसने गेहूं के धान की एक एक करके खुद ही कटाई की। अब गेहूं आटे में बदलने का समय था। वो अपने दोस्तों से मदद मांगने गई। दोस्तों, हमें आटा बनाने के लिए गेहूं पीसना होगा। कौन कौन मेरी मदद करेगा? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता। ये मेरा झपकी लेने का समय है। मैं तो बिल्कुल ही मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। पानी में उतरकर ठंडा होने की आवश्यकता है। मुर्गी ने चक्की में गेहूं पीसकर आटा बना लिया। चलो, अब स्वादिष्ट रोटी बनाते हैं। मुर्गी उसके दोस्तों के पास गई। वो उन्हें एक आखिरी मौका देना चाहती थी।
गाय, मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। तुम्हारे बारे में क्या सुअर? आज नहीं, मैं बहुत ही थक गया हूँ। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता, और मुझे पता भी नहीं रोटी कैसे बनाते हैं। इस बार मुर्गी को बहुत गुस्सा आया था। खुद ही वो रसोई में गई। सबसे पहले उसने जिस आटे को बनाया था उससे रोटी बना दी, फिर उसे एक आकार दिया और अंत में ओवन में डालकर इसके पकने का इंतजार करने लगी। रोटी की अद्भुत सुगंध फैलने के बाद उसने इसे ओवन से बाहर निकाला, बागीचे में गई और मेज पर बैठ गई। बाद में अपने दोस्तों को बुलाया। दोस्तों, रोटी तैयार है, कौन इसे मेरे साथ खाना चाहेगा? मुर्गी के सामने अद्भुत रोटी देखकर एक साथ वे सब उसके सामने चले गए। मुझे थोड़ा चाहिए। ओह, मुझे भी। मुझे तो बहुत ही भूख लगी है। ये सही समय है दोस्त। अरे मुझे भी। मुझे रोटी पसंद है, आओ चलो नहीं, खाएं। मैं नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। मैंने सब कुछ अपने आप किया, केवल मैं इसे खाने के लायक हूँ, सब कुछ अपने दम पर। बड़े चाव से मुर्गी ने रोटी खाना शुरू किया, लेकिन ये बात भी भूल नहीं पा रही थी कि उसके दोस्त भी भूखे थे। अब से यदि आप मदद करने का वादा करते हैं तो मैं अपनी रोटी तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ। खेत के सभी जानवर शर्मिंदा थे, उन्हें पता था कि वो सही थी। हम तुमसे वादा करते हैं, अब और आलस नहीं। मुर्गी जानती थी कि उसके दोस्तों ने एक अच्छा सबक सीखा है, तो उसने अपनी रोटी उनके साथ बांट ली। एक अच्छे खाने के साथ वे अब भरे पेट से बहुत खुश थे। एक समय की बात है, एक गरीब विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने को कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए, वो लोग और गरीब हो गए। एक वक्त आया जब उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक के माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे दाम में बेचना, शायद फिर वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते समय जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा मिला। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। बीन्स? पर ये जादुई बीन्स है। जैक को उस पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर वो बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो, ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस पर विश्वास किया और उस जादुई बीन के बदले अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। अपने काम से खुश होकर जैक घर की तरफ दौड़ा। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ।
जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम में बेचकर आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई साधारण पेड़ था, ना कोई फूल, ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस विशाल बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहाँ सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने अंदर से जवाब दिया। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने को होगा? हाँ है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले जाना होगा यहाँ से। मेरे पति को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाते हैं। जैक बहुत डरा हुआ था पर उतना ही भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई गहरी आवाज में बाहर बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी, अभी के अभी ओवन में जाकर छुप जाओ बच्चे। जैक ओवन में जाकर छिप गया। वो राक्षस किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मीट की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने पर वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और घर के अंदर दौड़ता हुआ गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस राक्षस के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। राक्षस की आवाज सुनते ही जैक ओवन में जाकर छुप गया।
खाना हो जाने पर राक्षस ने अपनी पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब पत्नी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर ताज्जुब हुआ कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब राक्षस सो गया, जैक अवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। पर कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपना लक ट्राई करने की सोची और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो राक्षस के घर में छुप के घुस गया, उसकी पत्नी से छुपते हुए, और बड़े से कॉपर के पॉट में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। इस बार राक्षस की बीवी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद अवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया, पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजाने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी, इसलिए वो राक्षस के घुटनों से चढ़ता हुआ टेबल पर पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। वीणा चिल्लाई। जैक ने वीणा को अपने पीठ पर लेकर टेबल से छलांग लगाई। राक्षस उठ गया और जैक के पीछे दौड़ा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और राक्षस उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी, और आरी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और राक्षस जोरों से नीचे जमीन पर गिर गया। वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। वो लोग ठीक थे, पर जैक को अपनी हरकत पर काफी पछतावा हो रहा था। वो अपनी लालच की वजह से आज जान खो बैठता। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और वो कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। हाँ, उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मदद के लिए, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी 12 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। वो 12 प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहते थे। राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी प्रिंसेसेस उठती थीं, तब कुछ अजीब हो जाता था।
उन प्रिंसेसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल किए हुए लग रहे हैं? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में राजा ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा, उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा, उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें होगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देशों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा लगाए बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते इसी तरह हर रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई केप दिया। ये जादुई केप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस केप को पहनकर गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। वो नौजवान उस केप को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा, उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू शरबत लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना? हमने ये नींबू शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई केप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। जरूर उस शरबत में प्रिंसेसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी। उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुँचा। 2 दिन बीत गए और तुमने अभी तक उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। राजा ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार
वो फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर बाहर आई, पर इस बार वो नौजवान चौकन्ना था। जब प्रिंसेस वहां से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया। धीरे से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत बॉल गाउन्स पहनकर नए शूज पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओह, पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियां खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुंच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थीं, जिनकी सुंदर सफेद डालियां थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 नाव थीं और उनमें 12 प्रिंस उनकी राह देख रहे थे। वो प्रिंसेसेस नाव में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी नाव में बैठ गया। नाव आज कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो। अजीब है। ओह, सपने देखना बंद करो। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी नाचते ही रहीं और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा केक का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। छोटी प्रिंसेस ने ये देखा, मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे खा रहा हो। बकवास बंद करो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर सुनहरा कप टेबल से उठाया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो नाव में बैठकर नदी पार कर गईं। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं, पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलझा ही लिया। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान के पास गया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया। क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई। राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाजत दे दी। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था।
पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। एक समय की बात है, एक पति और पत्नी का जोड़ा था। उनका कोई बच्चा नहीं था, पर उन्हें एक बेटी की बहुत इच्छा थी। कुछ दिनों बाद उनको बच्चा होने वाला था। एक दिन उन्हें खिड़की के बाहर एक लेट्यूस गार्डन दिखा। तब से उन्हें वहां से लेट्यूस खाने की इच्छा हुई। पता नहीं कब मैं वो लेट्यूस खा पाऊंगी। उनकी भूख कम होने लगी और तबीयत भी खराब होने लगी। एक दिन उनके पति को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने वादा किया कि वो उनके लिए मुट्ठी भर लेट्यूस लेके आएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लेट्यूस लाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो घर था एक डायन का और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिस पर कोई चढ़ने की सोच भी नहीं सकता था। वो पूरा जोर लगा के उस दीवार पे चढ़े, गार्डन में गए और उन्होंने मुट्ठी भर लेट्यूस निकाला। उनकी पत्नी ने बड़े शौक से लेट्यूस खाया और बेहतर महसूस करने लगी, पर मुट्ठी भर लेट्यूस से उनका जी नहीं भरा। अगले दिन उनके पति फिर से उस गार्डन में गए, पर इस बार वो डायन वहीं खड़ी थी। इतनी हिम्मत कि मेरे गार्डन में आके मेरा लेट्यूस चुराते हो। तो तुम मुझसे पूछ तो सकते थे ना। मेरी बीवी पेट से है और उसे आपके लेट्यूस बहुत पसंद हैं। माफ कर दूं? तुम्हें तो सजा मिलेगी। अगर मेरी पत्नी ने लेट्यूस नहीं खाया तो बीमार हो जाएगी और बच्चे को परेशानी होगी। प्लीज। तो क्यों ना एक सौदा करें? तुम्हें जितना चाहो यहां से लेट्यूस ले जाओ, पर एक शर्त पर। तुम्हारे बच्चे का जन्म होते ही मुझे दे दोगे। डर के मारे उन्होंने हाँ कह दिया। कुछ दिनों के बाद बच्ची हुई और डायन आके उसे ले गई। उसने उसका नाम रखा रैपुंज़ेल, क्योंकि जो लेट्यूस उसकी मॉम खाती थी उसका नाम भी वही था। उस डायन ने रैपुंज़ेल का बहुत ख्याल रखा। 16 साल के होते होते वो बड़ी सुंदर हो चुकी थी। उसका घर जंगल के बीच में एक बहुत ऊंची इमारत में था और इस इमारत में सीढ़ियां नहीं थी, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। डायन ने कभी भी इस सुंदरी के बाल नहीं काटे थे। उससे मिलने आती तो नीचे से आवाज देती, रैपुंज़ेल, 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी खिड़की से रैपुंज़ेल अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चढ़ जाती। ये सालों तक चलता रहा। एक दिन
उस जंगल में एक प्रिंस आया शिकार करने, और उसने एक सुरीली आवाज को सुना गाना गाते हुए। वाह, कितनी सुरीली आवाज है। उसने सोचा और आवाज की ओर बढ़ता गया। रैपुंज़ेल की इमारत के पास आके उसने बायां देखा, फिर दायां, पर कोई सीढ़ी वीढ़ी नजर ही नहीं आई। वो आवाज प्रिंस को हर रोज वहां खींच लाती थी, पर ऊपर चढ़ना ही नहीं हो पाया। एक रात इमारत की तरफ जाते हुए उसे नीचे डायन दिखी। रपुंज़ेल! 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 अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी खिड़की से रैपुंज़ेल ने अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चढ़ जाती। अगले दिन सूरज ढलते ही प्रिंस वहां गया और आवाज बदल के चिल्लाया, रैपुंज़ेल! रैपुंज़ेल! अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। अपनी माँ के अलावा पहली बार किसी इंसान को देखा। रैपुंज़ेल थोड़ा डर गई। तुम मम्मी नहीं हो, क्यों आए हो यहाँ? डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा गाना सुन के तुम्हारी आवाज से प्यार हो गया। आवाज किसकी है बस यही देखना था। रैपुंज़ेल को प्रिंस की बात अच्छी लगी और अब डर नहीं रही थी वो। कुछ समय तो सब कुछ सही चल रहा था और डायन को कुछ भी भनक नहीं लगी। एक दिन प्रिंस ने रैपुंज़ेल से शादी की बात की। रैपुंज़ेल ने खुशी खुशी हाँ बोला। पर रैपुंज़ेल को नीचे जाने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। अचानक एक आइडिया आया। हर बार प्रिंस एक कपड़े का टुकड़ा लेके आता था, रैपुंज़ेल उनको जोड़ के एक रस्सी बना रही थी। पर एक दिन रैपुंज़ेल से एक गलती हो गई और उसके मुंह से एक बात निकल गई। मम्मी, आपसे ज्यादा तेज तो प्रिंस चढ़ता है। प्रिंस? कौन प्रिंस? डायन को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो चिल्लाने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से बचाना चाहती थी। डायन ने गुस्से के मारे रैपुंज़ेल के सुंदर सोने जैसे बाल काट दिए। और उसे एक दूर दराज के रेगिस्तान में भेज दिया। उस रात डायन घर पे प्रिंस के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में प्रिंस की आवाज आई, रैपुंज़ेल! रैपुंज़ेल! अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो, मैं हूँ प्रिंस। डायन ने रैपुंज़ेल के बाल नीचे कर दिए। ऊपर कौन है न जानते हुए प्रिंस चढ़ने लगा। वहां पे रैपुंज़ेल नहीं
बल्कि डायन दिखी। वो समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है। डायन उसकी तरफ आ रही थी कि प्रिंस घबरा के गिर गया। नीचे कुछ पौधे थे। नीचे कुछ पौधे थे तो प्रिंस बच गया, पर आंखों में कांटे लगने की वजह से वो देख नहीं पा रहा था। बिना देखे प्रिंस जंगल में घूमता रहा, रैपुंज़ेल को ढूंढते हुए। रास्ते में फल भी मिले, तोड़ के खा लिया। चलते चलते इतनी दूर आ गया कि रेगिस्तान पहुंच गया। और अचानक कुछ हुआ। एक सुरीली आवाज सुनाई दी। वो आवाज वो पहचानता था। वो उस आवाज की तरफ जाने लगा, चिल्लाते हुए। रेपुंज़ल, रेपुंज़ल! रैपुंज़ेल ने प्रिंस की आवाज पहचान ली। प्रिंस तुम? वो उसकी तरफ दौड़ने लगी। तुम यहाँ? दोनों कितने खुश हुए। मिलते ही दोनों गले लगे और वो रोने लगी। रैपुंज़ेल के आंसू प्रिंस की आंखों पर गिरे। और अचानक एक चमत्कार हुआ। और प्रिंस आंखें खोल के देखने लगा। ये देख के रैपुंज़ेल बहुत खुश हुई। दोनों एक साथ प्रिंस के किंगडम गए, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। और दोनों हमेशा खुश रहे। बहुत साल पहले दूर एक देश में एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी। उसकी मम्मी के गुजर जाने पर उसके पापा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। ये सौतेली माँ तो बुरी ही थी, उनकी दोनों बेटियां भी वैसी ही थी। सौतेली माँ और बहनें उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। ईव, तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। बिल्कुल नहीं, कहीं और बैठ। अरे ग्लास टूट गया, जल्दी साफ कर। देख क्या रही है तू? इन दोनों के मौज मस्तियों के दिन थे और इस बेचारी के सर पर सारे काम का बोझ। घर पे सब उसे सिंड्रेला कहते थे। कभी फुर्सत होती तो वो अपनी बिल्ली के साथ बुझते हुए कोयले के पास बैठ के आग जलाकर आग तापती थी। एक दिन उन्हें राजमहल से न्योता आया। प्रिंस की शान में एक बड़ी पार्टी रखी गई है। शादी के लायक सभी लड़कियों को आमंत्रण है। जब सौतेली माँ अपनी बेटियों को तैयार कर रही थी, सिंड्रेला न चाहते भी उनकी मदद कर रही थी। प्रिंस को वहाँ तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखना चाहिए। मैं क्यों नहीं आ सकती? शादी के लायक सभी लड़कियों को बुलाया है। अच्छा,
ये कपड़े पहन के तू पार्टी में जाएगी? पार्टी की शाम सिंड्रेला घर पर अकेली अपने हालात पर रो रही थी। उसी वक्त चिमनी में एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी से निकली एक खूबसूरत परी। जो दिख रहा था उसे उस पर भी यकीन नहीं हो रहा था। ये उसकी माँ थी। माँ, हेलो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम भी राजमहल की पार्टी में जाओगी। सच में? पर कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जाओ और गार्डन से सबसे बड़ा कद्दू लेके आओ और बिल्ली मौसी तुम 7 चूहे पकड़ कर लाओ। उस परी ने पलक झपकते ही अपने जादू से उस कद्दू को एक शानदार सवारी में बदल दिया। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी चूहों की तरफ घुमाई। चूहों में से एक को उसने ड्राइवर बनाया और बाकी 6 चूहे बन गए शानदार घोड़े। जाओ, अब तुम्हारी बारी। मैं तो राजकुमारी लग रही हूँ, पर माँ मुझे नाचना नहीं आता। अगर प्रिंस के साथ डांस करना पड़ा तो? इन जादुई जूतों को पहनकर सबसे अच्छा नाचोगी तुम। तुम्हें प्रिंस के साथ जरूर नाचना होगा, पर एक बात जरूर याद रखना, ये सारा जादू आधी रात तक ही रहेगा। तुम्हें वहाँ से 12 बजे के पहले ही निकलना होगा। पक्का? मैं आ जाऊंगी आधी रात से पहले, प्रॉमिस। आप मुझे फिर से कब मिलोगे मम्मी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। जैसे ही हमारी सिंड्रेला राजमहल पहुंचती है, सबके सब उसे देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। दोनों सौतेली बहनें उसे पहचान ही नहीं पाई और प्रिंस, वो तो उसकी सुंदरता पर मर मिटा था। महाराज और महारानी भी उसे चाहने लगे थे। प्रिंसेस हो तो ऐसी। प्रिंस से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला के साथ नाचने लगा। क्या सुंदर नाच रही थी वो। उसके पास वो जूते जो थे। सौतेली माँ और बहनें जलन के मारे धुआं धुआं हो रही थी। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि उसे वक्त का होश ही नहीं रहा और वो मम्मी को किया हुआ वादा भूल गई। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। 12 बजने ही वाले थे। प्रिंस को वही खड़ा छोड़कर वो सीढ़ियों से नीचे भाग गई और भागते हुए उसका एक जूता वही छूट गया। पर अब वो उसे जाके उठा भी नहीं सकती थी। प्रिंस उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और वहां उसे मिला सिंड्रेला का जूता। ये जूता जिनका भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। दुनिया भर में कहीं भी हो वह मिलनी चाहिए। सिपाही पूरे राज्य के हर घर में जाकर लड़कियों को जूता पहनाते रहे, पर वो जूता किसी के भी पैर में नहीं आया। आखिर वह पहुंचे सिंड्रेला के घर। दोनों बहनों ने जूता पहनने की बहुत कोशिश की। जरा सा और जोर लगाओ तो आ जाएगा। क्या है ना, मेरी बेटी का पैर सूज गया है काम कर करके। पर वो जूता उन दोनों के पैर में नहीं आया। सिपाहियों को घर पर एक और लड़की नजर आई। घर में एक और लड़की है। जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना, वो उसके पैर में एकदम सही बैठ गया। आप हमारे साथ राजमहल चलिए साहिबा, हमारे प्रिंस को आपका इंतजार है। सिपाही सिंड्रेला को राजमहल ले गए।
सिंड्रेला के राजमहल पहुंचने पर प्रिंस ने उसे देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत खुश था। प्रिंस ने झुककर सिंड्रेला से पूछा, प्रिंसेस, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बिना किसी झिझक के सिंड्रेला ने यह रिश्ता मंजूर कर लिया और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। पर मेरे जूतों का जादू अब तक कैसे चल रहा है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। मैं अब समझी मम्मी, ये सब आपका ही कराया था।